थोड़ा और तुम लोगों को उसके थ्रू लेकर चलती हूँ, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके। यस। एक सेकेंड। ओके, डन है। सो कल के क्लास में मैंने क्या करवाया था, एक्चुअली आई वेंट थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थिंग। ठीक है, सो मैंने क्या क्या डिस्कस किया था, मैंने डिस्कस किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है। हर्चन एक्चुअली जो तुम्हारा सिलेबस है ना, ये जो दिया हुआ है G24 का, उसमें ये सारे टॉपिक्स थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्च एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, इसका अलग से एक नाम लेकर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठेंगे। एंड देन योर दिस इज योर डिब्रॉय रिलेशन, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं। ठीक है, सो दिस आर इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जैसे एटम से अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एनर्जी देना होगा। आइदर वो एनर्जी हीट के फॉर्म में दे सकते हो या लाइट के फॉर्म में भी दे सकते हो। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए लाइट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो फोटो इमिशन होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। जैसे अगर तुम्हारा यहाँ पे ये सरफेस है, इस पे लाइट फॉल किया, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलना है तो वो इमीडिएटली निकल जाएगा। कितने टाइम में? 10⁻⁸ सेकंड के अंदर निकल जाएगा। डन। और इसका क्या सिग्निफिकेंस था? इसका सिग्निफिकेंस ये था कि जैसे देखो, अगर लाइट यहाँ पे वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो लाइट चाहे कितना भी पुअर हो, डीम से डीम हो, तो भी क्या होगा, लाइट फॉल कर रहा है एटम पे, लाइट यहाँ पे आ रहा है, बहुत डीम लाइट है, तो लंबे समय तक अगर वो डीम लाइट भी फॉल कर रहा है, तो लंबे समय के बाद ये एटम काफी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर आना चाहिए। ठीक है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें ये नहीं दिखा था, हमें दिखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन को आना है तो इंस्टेंटेनियसली आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस फिनोमेना। और इस फिनोमेना से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे लाइट वेव की तरह नहीं, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। अगेन, जो तुम्हारा लाइट है, कोई भी एफ फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर फॉल कर रहा है, तो हर लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जैसे मैंने कल के क्लास में बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है, वहां पे लाइट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पार्टिकल की तरह। तो मैंने बोला था कि लाइट में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और इन पार्टिकल्स को हमने क्या बुलाया है? फोटोन। सो बेसिकली जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तब फोटोन और एटम के बीच में कोलिजन होता है, और इस कोलिजन में फोटोन अपनी सारी एनर्जी एटम को दे देगा। अब अगर फोटोन की एनर्जी इतनी है कि एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, तो एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? hf, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सो अगर एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, उसको क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक। सो एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी को क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। अगर लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए लाइट की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए, और उस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर पाएगा। और उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बुलाया था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को hf या hc बाई लैम्डा भी लिख सकते हो। ठीक है। सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं।
डन। सो ये था। अब देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिफाइन कर रहे हैं, कहने का मतलब कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज वो लाइट इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट नहीं कर पाएगा, नो मैटर कितनी देर तक तुम लाइट को उस सरफेस पे गिरा रहे हो, डजंट मैटर। ओके, नाउ एक टर्म मैंने बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब है। अगर कोई लाइट ज्यादा इंटेंस है, इसका मतलब उस लाइट में नंबर ऑफ फोटोन्स क्या है, ज्यादा है। अगर एक लाइट के पास 100 फोटोन है और दूसरे के पास 200 फोटोन है, तो कौन सा लाइट ज्यादा इंटेंस हो गया, 200 वाला। तो मोर इंटेंस लाइट का मतलब मोर फ्रीक्वेंसी नहीं, हायर फ्रीक्वेंसी नहीं, ठीक है। एनर्जी ऑफ लाइट को क्या लिखते हो, HF। सो हाई फ्रीक्वेंसी लाइट, हाई इंटेंसिटी लाइट का मतलब ये नहीं होता कि इसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा। हाई फ्रीक्वेंसी लाइट का मतलब इट विल हैव मोर नंबर ऑफ फोटोन, हाई इंटेंसिटी लाइट का मतलब, ठीक है। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ये मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हाई इंटेंसिटी मीन्स मोर नंबर ऑफ फोटोन। उसके बाद हमने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट पढ़ा था। तो अब देखो एक्सप्लेनेशन में तो मैं जाऊंगी नहीं, बट आई कैन शो यू कि ग्राफ कैसा होता है। सो जो फोटो करंट होता है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, उतना ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसके पास नंबर ऑफ सॉरी, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट, अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा, और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आया है तो उसकी वजह से करंट भी क्या होगा, ज्यादा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने एक डिफाइन किया था, दैट इज योर व्हाट इज दैट कॉल्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा चलो, उससे भी पहले मैंने एक चीज बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन को तुम बाहर निकाल रहे हो सरफेस से, ठीक है, एटम से, उस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, ये मैंने डिफाइन किया था यहाँ पे। कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे देखो ये एटम है और ये फोटोन है, इनके बीच में कोलिजन हुआ, फोटोन अपनी एनर्जी एटम को दिया, उस एनर्जी का फाई अमाउंट तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में चला जाएगा। तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितना बचेगा, ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं समझा रही हूँ। HF माइनस फाइव बचेगा, क्योंकि HF अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटोन ने एटम को दिया, फाई अमाउंट यूज हो गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो इलेक्ट्रॉन जो निकला उसके पास एनर्जी बचा कितना, HF माइनस फाइव। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैन हैव विल बी इक्वल टू HF माइनस फाइव। बट दूसरा थिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि क्या सारे इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उन सबका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इतना के बराबर होगा, तो जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे निकला वो हो सकता है कि क्रिस्टल के एटम से और टकराए और अपनी एनर्जी को लूज कर दे। सो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी 0 भी हो सकता है और के HF माइनस फाइव भी हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम HF माइनस फाइव होगा और उससे छोटा कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि HF माइनस फाइव ही हर केस में होगा, ठीक है। तो ये था। और उसके बाद हमने डिफाइन किया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, के मैक्स को हमने क्या लिखा था, HF माइनस फाइव। और स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वो नेगेटिव पोटेंशियल जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर दे। जैसे अगर तुम्हारा यहाँ पे एटम था, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, और इस निकले हुए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, इसका मैक्सिमम एनर्जी कितना है, HF माइनस सॉरी फाइव, ठीक है, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, HF माइनस फाइव। सो इसकी एनर्जी है HF माइनस फाइव। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक है तो चलेगा, टहलेगा, सो ये टहल रहा है। अब अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देना है, ठीक है, तो इस पे एक नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, डन। तो अगर यहाँ पे कोई एक नेगेटिव चार्ज वाला स्टॉप, एक शिल्ड को रख दो, वॉल को रख दो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पोटेंशियल है, सच दैट ये इस इलेक्ट्रॉन पे इतना रिपल्सिव फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में कि वो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया, तो इस पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो के मैक्स को क्या लिख सकते हो, EV नॉट भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे हाईलाइट है, के मैक्स को क्या लिखोगे, EV नॉट भी लिखोगे। V नॉट तुम्हारा क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, के मैक्स
को ईवी नॉट भी लिख सकते हो, और के मैक्स किसके बराबर होता है ये भी हमें पता है, ये होता है एच एफ माइनस फाइव। ठीक। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन क्या था, उन्होंने यही कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे के मैक्स यहाँ पे एच एफ माइनस फाइव है, सो के मैक्स क्या दिख रहा है तुम्हारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव, सॉरी एफ फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है के मैक्स भी ज्यादा होगा। ठीक है। सो ये सारी चीजें थी, तुम लोग एक बार वीडियो के थ्रू जाना अगर कंफ्यूजन है टॉपिक में तो। अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ था स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी का, तुम लोग इसके थ्रू भी प्लीज चले जाना, उससे आगे ग्राफ ही है। और यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ना, आइंस्टीन का इक्वेशन क्या है, आइंस्टीन का इक्वेशन है ईवी नॉट इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव, जो अभी अभी मैंने लिखा, इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है। और इस इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ का क्वेश्चन काफी आया है। ठीक है। सो इसका ग्राफ किसके किसके वर्सेस होगा, ई वी नॉट इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव है, सो वी नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे, एच बाई ई एफ माइनस फाइव बाई ई। सो ग्राफ किसके किसके वर्सेस बनाना है, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सो ये स्ट्रेट लाइन कर्व है ना, और इसका स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। सो यहाँ पे देखो ग्राफ मैंने कुछ ऐसा बनाया जिसका स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, फाइव बाई ई है, और स्लोप का वैल्यू है एच बाई ई। और ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये वाला, इसका वैल्यू कितना होगा, इसको निकालने के लिए, इस पॉइंट को निकालने के लिए वाई को जीरो करोगे, है ना, ये एक्स एक्सिस पे है, तो वाई को जीरो मतलब वी नॉट को जीरो कर दो, तो तुम्हें ये चीज दिख रहा है, यहाँ से ये सब कट हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिल रहा है यहाँ से, एफ ई एच एफ इक्वल टू क्या मिला था, एच एफ इक्वल टू फाइव मिलेगा। ठीक है। और फाइव को क्या लिख सकते हो, फाइव इज द वर्क फंक्शन, सो एच एफ नॉट, where f naught is threshold frequency, so frequency equal to f naught, so x intercept तुम्हारा क्या है, threshold frequency के बराबर है। so this graph is very important, मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया था। सो डिब्रॉय रिलेशन क्या था, इसमें ये है, इससे भी क्वेश्चन काफी आया है, इसमें ये है कि जैसे अभी अभी हमने पढ़ा लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, लाइट को वेव हम जानते थे, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि नेचर तो किसी के साथ लाइक नेचर इज वेरी सिमेट्रिकल, सो अगर वेव के पास पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होगा। सो उन्होंने पार्टिकल्स के लिए वेवलेंथ को कैलकुलेट किया, और कोई भी पार्टिकल का वेवलेंथ h बाई पी के बराबर होगा। p तुम्हारा क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हो, सो h बाई टू एम के। और यहाँ पे मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी के है ना, अगर कोई भी अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको तुमने वी नॉट पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया तो उसके पास कितनी एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पढ़ा था ईवी नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी ईवी नॉट के बराबर होगा। एंड देन फॉर्मूला को, इसको सॉल्व करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, एच का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो कुछ ऐसा आएगा। यानी कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन है, अगेन इलेक्ट्रॉन के लिए ये है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका पोटेंशियल, उसको हमने वी नॉट पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, तो बताओ कि उसका डिब्रॉय वेवलेंथ कितना होगा, तो कितना होगा 1.227 डिवाइडेड बाई रूट अंडर वी नॉट नैनोमीटर। ठीक है। सो दिस इज दिस, उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था। चलो आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डू क्वेश्चंस प्लीज, तुम लोग कल आए होते तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता मुझे। 1 मिनट टाइम आई एम गिविंग। अच्छा, किसी को डाउट है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में, कुछ भी टॉपिक समझने में है तो मुझे बता दो। किसी को लगता है कि कोई ऐसी टॉपिक है जो मुझे तुम्हें बता देना चाहिए, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा या नहीं समझ पाए हो, एनी डाउट?
ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। चलो ये टॉपिक ऐसा है ना, इसमें बस तुम्हें इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो यू विल आंसर। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है, फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये ट्रू है या फॉल्स है? फोटो करंट, फोटो करंट का मतलब क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला, उस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो करंट होगा, दैट इज फोटो करंट। ओके, सो फोटो करंट बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। ये ट्रू है या फॉल्स है? पहले मुझे ये बताओ, पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स? एनीवन प्लीज लेट मी नो। यस, पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स? क्या कर रहे हो तुम लोग, रिस्पॉन्स भी नहीं देते, इतना टाइम लगाते हो। कुछ भी बोलो, हाँ या ना, एनीथिंग। कुछ बोलते ही नहीं हो, पता नहीं। एनीवे, फोटो करंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ट्रू है। तुम लोग कुछ बताओगे नहीं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी। मैं क्या एक्सप्लेन करूं, तुम लोग कुछ बता नहीं रहे हो, क्या डाउट है क्या नहीं है, आई डोंट नो नाउ। So first statement is true. Second is what? Maximum kinetic energy with which photoelectrons are emitted depends on the intensity of light. So maximum kinetic energy Kmax का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? HF minus 5. Phi is the work function. F is the frequency of light. So maximum kinetic energy depends on the energy of single photon and depends on the work function of atom or surface on which light is falling. So it won't depend on the intensity of light. ठीक है? So maximum kinetic energy with which photoelectrons are emitted depends on intensity of light? No. Maximum kinetic energy with which photoelectrons are emitted depends on frequency of incident light? Yes. So this is true. And the emission of photoelectrons require a minimum threshold intensity of incident light. अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी हमने डिफाइन किया था या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफाइन किया था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटोन और एटम के बीच में कोलिजन। ठीक है, सो ये एक सेकेंड। इस कोलिजन में इलेक्ट्रॉन बाहर आता है या नहीं विल टोटली डिपेंड ऑन कि इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है। इट वोंट डिपेंड ऑन कि जो लाइट फॉल कर रहा है इस एटम पे उसमें कितना नंबर ऑफ फोटोन है। सो उसको इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, उसको किस चीज से मतलब है, इंडिविजुअल फोटोन के एनर्जी से। डन। सो दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सॉरी, ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। नाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। नो, सो करेक्ट स्टेटमेंट ए एंड सी, एंड ए एंड सी तुम्हारा डी है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। टेक 1 minute of time and let me know what is your answer. Again, you just need to put the values. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, सो सिंस तुम लोग को कुछ याद आ नहीं पा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकालोगे या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जो भी सरफेस पे लाइट फॉल कर रहा है उस सरफेस का एक वर्क फंक्शन होता है, यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से नॉकआउट करने के लिए, दैट इज वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम लोग किससे इक्वेट कर सकते हैं? अगर अगर मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, ठीक है, अप्रोच पे भी ध्यान दो।
अगर मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे? वर्क फंक्शन को एच एफ नॉट लिखो, वेयर एफ नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, एच सी बाई लैम्डा नॉट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ। ठीक है, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यहां से निकाल सकते हो। नाउ लेट मी नो द आंसर। आ गया? देखो एच सी का वैल्यू भी तुम्हें गिवन है, ठीक है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। सो अगर तुम ए के लिए अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो, अच्छा वेवलेंथ निकालना है ना, सो वेवलेंथ निकालते हो तो कितना लिखोगे, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, लैम्डा ए लिख लो। सो एच सी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये कहां से आया है, अगर तुम H का वैल्यू रखोगे, C का वैल्यू रखोगे और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें 1242 आएगा। ठीक है, ये जब हम लोग पढ़ाते हैं तो भी ये कांस्टेंट को याद रखने के लिए बोलते हैं, सो दैट तुम्हें कैलकुलेशन में हेल्प मिले। डन? सो डन है। सो एच सी को क्या लिख सकते हैं, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर क्वेश्चन। नाउ लैम्डा ए निकालना है हमें। ठीक है, सो एच सी का वैल्यू हमने रखा एंड दिस इज योर लैम्डा ए। नाउ लैम्डा ए का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1242 बाई 9, and if you're going to solve it, it will come as 1, and this is 3, and then this is 8, 138। ठीक है, नैनोमीटर। डन है। अब इसी तरह से तुम क्या निकालो, बी के लिए निकाल लो। अब आप बी के लिए अगर लिखोगे तो अगेन बी का वर्क फंक्शन कितना है, 4.5, दिस इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा बी लिखोगे, एंड एच सी का वैल्यू क्या लिखोगे, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल हो गया था। डन है, डिवाइडेड बाई लैम्डा बी। अब लैम्डा बी का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल होगा, एंड लैम्डा बी इज 1242 बाई 4.5। इफ यू गोइंग टू divide it, sorry, you will get here how much, 4.5 it is, divided perfectly you will get 276। ठीक है, नैनोमीटर। नाउ इफ यू गोइंग टू टेक द डिफरेंस, 138 इंटू 2 करोगे 276 आएगा। सो दिस इज बी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 276 को 138 से माइनस करो, बी मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू हियर। नाउ लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, डिब्रॉय वेवलेंथ बताना है, एक है प्रोटॉन और दूसरा है अल्फा पार्टिकल। सो यू हैव टू टेल मी द रेशियो। डिब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई मोमेंटम। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, 2m k। ओके, तो केयरफुली वैल्यूज को पुट करो, ऑल दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम 2023 and this will be also helpful for NEET students because a good practice again, क्योंकि क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है आजकल, ज्यादा डिफरेंस बचा नहीं है। यस, एनीवन विथ आंसर? बी सीरियस विथ क्लासेस ना, तुम लोग कल का क्लास मिस किए, मुझे, मैं वेट कर रही थी तुम लोगों का, पता है, आई वेटेड फॉर 5 minutes, देन आई लाइक talked with my team, I asked them to contact you people, I don't know what happened after that, they must have tried to contact you people, I don't know क्यों नहीं आए तुम लोग।
एनीवे यहाँ पे देखो लैम्डा प्रोटोन अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले एच लिखोगे, रूट अंडर 2m, m क्या होगा, मास ऑफ प्रोटोन, के काइनेटिक एनर्जी। सो प्रोटोन इज एक्सेलरेटेड बाय 2 वोल्ट। टाइम एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू कि अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया है क्यू चार्ज है और इसको v वोल्ट से एक्सेलरेट किए हो तो इस पे वर्क कितना हुआ होगा, क्यू वी। क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल होता है ना। सो वर्क डन क्यू भी, और जितना वर्क हुआ उतनी ही उसकी एनर्जी बढ़ी होगी। सो जब भी क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया हो कि क्यू चार्ज को वी वोल्टेज से एक्सेलरेट किए हो, उसका एनर्जी कितना बढ़ेगा, क्यू वी। ठीक है। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन को क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन को लिखोगे चार्ज ऑन प्रोटोन, दैट इज क्यू पी लिख लो, इनटू व्हाट, 2 वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू पी इंटू 2। ठीक है। उसी तरह से वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल को क्या लिखोगे, एच बाई रूट अंडर 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब देखो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या लिखते हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 इंटू मास ऑफ प्रोटोन। क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटोन, न्यूट्रॉन प्रोटोन का मास इक्वल लेते हैं, है ना, अज्यूम करते हैं। सो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 इंटू मास ऑफ प्रोटोन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 इंटू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटोन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को क्या लिखोगे, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। सिंस अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, जितना उसके अंदर प्रोटोन होता है, और इसके पास कितना प्रोटोन है, 2। सो 2 QP into 4, so this is your how much, this is your 8 QP, 8 QP। ठीक है। अब इन दोनों को आप रेशियो ले लो, लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा, एच एच तो कैंसिल होगा, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 MP QP कॉमन है, 2 MP QP कॉमन है, तो उन दोनों को भी कट कर दो, ऊपर में क्या बचेगा, अगर यहाँ से 2 MP और QP को हटा देते हो तो कितना बचेगा, 32। और यहाँ से अगर 2 MP और QP को हटा देते हो तो क्या बचेगा, √2, यानी कि √16, यानी कि 4, यानी कि आंसर कितना होगा, 4:1। सो करेक्ट आंसर विल बी दिस। ओके, नाउ डू दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर, जल्दी से बताओ। अगेन इस क्वेश्चन में मैं तुम लोगों को पहले बता दूं, यहाँ पे भी डी ब्रॉय वेवलेंथ का ही क्वेश्चन है और यहाँ पे 2 टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है। टेम्परेचर से एटम का वेलोसिटी कैसे चेंज होता है, तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होगे, अगर नहीं भी याद है कोई चाप नहीं है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 3RT/m, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर इन केल्विन, एंड मास इज मोलर मास। ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टेम्परेचर। और वेलोसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम डिब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे h/p लिखोगे, p क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। सो अकॉर्डिंगली सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेक योर टाइम, डू इट। एनीवन विथ आंसर, कम ऑन यार, डू इट, come on, feel energized, don't worry, there is only one solution of worry, that is by working। चिंता को कोई चीज हटा सकता नहीं है, है ना। easiest way to not worry is by working। जल्दी से बताओ किसी का आंसर आया हो तो।
लाइक डिब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा 1 है ना, जब टेम्परेचर है 300 केल्विन, सबसे पहले तो तुम वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी एट 300 कितना होगा, 3r/m। दिस विल रिमेन कांस्टेंट, राइट, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल की बात हो रही है दो टेम्परेचर पे। r कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट होगा अगर सेम मटेरियल है तो, और यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल की बात हो रही है। सो 3r/m तो कांस्टेंट है, मैं उसको k मान लेती हूँ। √3r/m को k मान लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें कंपेयर करके ही बताना है कि लैम्डा 1 के कंपैरिजन में लैम्डा 2 क्या है। ठीक है, सो कंपेयर ही करना है तो सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट ले लो, √300। यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में लिखते हैं, ठीक है। सो V300 इतना होगा, V600 कितना होगा, k√600, यही होगा ना वेलोसिटी। सो लैम्डा 1 कितना होगा, h/k 300, ठीक है। और लैम्डा 2 कितना होगा, h/k√600। इसको और फर्दर अगर तुम देखो, h/k इसको लिख सकते हैं ना, √300 इंटू √2, लिख सकते हैं इस चीज को सेम ऐसे। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है लैम्डा 1 के। सो ये हो गया लैम्डा 1/√2। सो लैम्डा 2 किसके बराबर है, लैम्डा 1/√2, सिंपल, ठीक है। नाउ डू दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तुम्हारा स्लोप से है, जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, थोड़ा बताया था जल्दी जल्दी में। तो जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं करना, अगर तुम्हें स्लोप का वैल्यू याद आ रहा है, या फिर आइंस्टीन का इक्वेशन जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, उसको ध्यान में रखो और बताओ स्लोप का वैल्यू क्या था। यहाँ पे दिया हुआ भी है कि ग्राफ किसके किसके वर्सेस लेना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। प्लीज दिस क्वेश्चन एवरीवन शुड सॉल्व, लेट मी नो द आंसर। कुछ सॉल्व भी नहीं करना, जस्ट तुम्हें बताना है। यस, एनीवन विद द आंसर। क्या कर रहे हो तुम लोग, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं फिर से। केमैक्स इक्वल टू क्या लिखते हो, HF-5। केमैक्स को क्या लिखते हो, EV0, वेयर V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, HF-5। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन गिवन बाय आइंस्टीन, है ना, दिस इज द इक्वेशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट करना है, यानी कि V0 वर्सेस F। सो V0 इक्वल टू क्या लिखोगे, H/E F-5/E। This is the y-intercept. This is the slope of graph. So slope of graph is equal to what? H/E. And this is a constant, right? H is a constant, Planck constant. E charge on electron. This is constant. It won't depend on material. What is the work function? It won't depend on that. So slope का ratio दोनों ही केस में gold to aluminium क्या होगा? Same होगा. So ratio will be 1. चलो ठीक है, क्या ही बोलूं मैं। एटम एंड न्यूक्लियर आज के क्लास में मैं लार्जली डिस्कस करना चाह रही थी, मुझे लगा था शायद तुम लोग कल के क्लास में होगे, आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई डोंट नो। सो मॉडर्न फिजिक्स का पहला डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन वो खत्म किया। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ना है। रदरफोर्ड्स मॉडल, बोर मॉडल, एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो चलो मैं थ्योरी के थ्रू तुम लोगों को ले चलती हूँ। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा था, हमारे पास हमने एक अल्फा पार्टिकल लिया था। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस लिया हमने, ठीक है, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो तुम्हारा बिस्मथ है, ठीक है।
यानी कि ये जो बिस्मथ है 83214, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये डिके करता है तो अल्फा पार्टिकल जनरेट करता है, और इसी जनरेटेड अल्फा पार्टिकल को हम लोगों ने क्या किया, उसको अलाउ किया गोल्ड फॉइल पे फॉल करने के लिए। यही था ना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगेन गोल्ड फॉइल का थिकनेस बहुत कम है, 10⁻⁻⁷, और इसलिए हमने गोल्ड लिया था क्योंकि गोल्ड डक्टाइल होता है, उसको तुम बहुत थिन लेयर में ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, बिकॉज इट्स अ डक्टाइल थिंग, इट्स मैलेबल, राइट। तो 10⁻⁷ मीटर उसका थिकनेस है, तो बहुत छोटा है, बहुत कम थिकनेस है। और ऐसा क्यों, हमने थिकनेस क्यों कम किया था, सो दैट जैसे देखो अगर गोल्ड लेयर का थिकनेस ज्यादा है, जैसे ये लेयर ले लो, एक लेयर, तो इस लेयर के थोड़ा पीछे जाएंगे, उसके पास एक एटम होगा, सो इतने थिकनेस में तो बहुत सारे लेयर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, है ना। और इस एक्सपेरिमेंट में एक अल्फा पार्टिकल को कोलाइड करवाना था गोल्ड के एक एटम से, और इसलिए हमने लेयर को काफी पतला किया था, सो दैट अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट गोल्ड के एक एटम पे हो सके, एक न्यूक्लियस पे हो सके, ठीक है। सो दैट इज व्हाई हमने इतना थिन लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे अलाउ किया इसको फॉल करने के लिए। ये तुम्हारा जो स्क्रीन है ना, ये ल्यूमिनेसेंट स्क्रीन है, लाइक जब अल्फा पार्टिकल इस पे फॉल करेगा तो वो ग्लो कर रहा है। ये सब टेक्निकलिटीज है, डजंट मैटर मच। ऑब्जर्वेशन क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। सो ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड चला गया। इससे क्या पता चला था कि एटम का मोस्ट स्पेस क्या है, एम्प्टी है। उसके बाद हमें क्या मिला था कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्मॉल डिफ्लेक्शन दे रहे थे। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल मींस क्या, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मींस पॉजिटिवली चार्ज। सो अगर पॉजिटिवली चार्ज चीजें ऐसे कुछ जा रहा है, इसका मतलब कि इस रीजन में कोई पॉजिटिव चार्ज है, तभी वो क्या हो रहा है, उससे रिपेल होकर ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ से हमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी मिली थी। हमें पता, हमने कहा था कि बीच में एक ऐसा जगह है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है और जिसका मास भी काफी हेवी है ना। And very few alpha particle almost retrace their path. और कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो कि अपने पाथ को क्या किए, रिट्रेस कर गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल, ये भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस था इन रियलिटी। सो दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ और ये रास्ता वापस ऐसे चला, ठीक है। क्योंकि इसके पास देखो अल्फा पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू हुआ, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा। अब ये इसके पास एक वेलोसिटी है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये न्यूक्लियस इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा होगा, लेकिन सिंस अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी है वो इधर जा रहा है, लेकिन ये इसको रिपेल तो कर रहा है। रिपल्सन की वजह से इस पे अल्फा पार्टिकल पे एक नेगेटिव वर्क हो रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। तो ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी इट इज कमिंग। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे रिपल्सन के वर्क की वजह से अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और जब अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया तो क्या होगा, अब वो रेस्ट में है तो वो किधर जाएगा, जिधर उस पर फोर्स लगेगा। और ये न्यूक्लियस उस पर फोर्स किधर लगा रहा है, अपने से दूर रिपेल कर रहा है, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर जाने लगेगा। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट रिट्रेस देयर पाथ। क्यों वेरी फ्यू, क्योंकि ये न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, दैट इज व्हाई। सो दिस वाज, अब एक टर्म है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लाइक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से अगर तुम्हें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो वो यहाँ से आएगा। और वो क्वेश्चन क्या है, जैसे देखो यहाँ पे हमारा अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना है, इतना है ना। और ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कैसे निकालेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से। जैसे जब मेरा अल्फा पार्टिकल यहाँ था, ठीक है, इसके पास वेलोसिटी थी v, यानी कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी था 12m अल्फा v², ठीक है। और उस समय न्यूक्लियस यहाँ था, ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का इनिशियल सेपरेशन तुम इन्फिनिटी ले लो,
ठीक है, इनिशियल सेपरेशन क्या मान लो कि बहुत दूर है, इन्फिनिटी मान लिया मैंने, मान लिया. सो what will be the total energy initially when alpha particle is at this point? So kinetic energy plus potential energy. काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम अल्फा वी स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगा, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है. दो चार्ज सिस्टम अगर एक स्पेस में है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर. ठीक है, सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय क्या करोगे, आर. और इनिशियली मैंने आर को क्या मान लिया है, इन्फिनिटी, यही मानकर चलोगे. ठीक है, सो अगर ये आर इन्फिनिटी है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो. सो इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी. फाइनली जब हमारा अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुंच गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, तो फाइनल टोटल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो स्टॉप कर गया है. पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अल्फा क्यू एन. अभी सेपरेशन कितना है, आर. सो आर. अब इन दोनों एनर्जी को क्या करोगे, इक्वेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो एनर्जी कंजर्व होगा. दोनों को इक्वेट कर दो, सिंपल. हाफ एम अल्फा वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू के क्यू अल्फा क्यू चार्ज ऑन न्यूक्लियस बाई आर. यही इक्वेशन है, यहीं से तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. सो यहाँ से एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन यही आ सकता है और कुछ है नहीं. ठीक है, एक और टर्म है जो कि यहाँ मैंने लिखा है, इम्पैक्ट पैरामीटर. सो व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, जैसे ये लाइन ले लो, न्यूक्लियस वाल से पास करता हुआ एक लाइन बना लो, और इस लाइन से कोई भी और अल्फा पार्टिकल, जैसे यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल तुम्हें दिख रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये गया. ठीक है, सो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज दिस. इस अल्फा पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूक्लियस से पास करता हुआ लाइन से कितना है, इतना है. इस अल्फा पार्टिकल का कितना है, इतना. और यहां से जो अल्फा पार्टिकल गया है उसका कितना है, जीरो. ठीक है, सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड पैरामीटर. इसको बी से नोट कर सकते हैं. ठीक है, सो बी, यहाँ पे ये B1 हुआ, ये B2 ले लो, ये B3, और जो रिबाउंड कर रहा है उसी लिए B4 मान लो. सो B4 तो जीरो है क्योंकि वो उसी लाइन से पास कर रहा है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है. सो जितना ज्यादा होगा, जैसे B1 बहुत ज्यादा है, वो उतना ज्यादा उसका टेंडेंसी होगा स्ट्रेट लाइन में पास कर जाने का. और जैसे जैसे B हटेगा वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से कुछ इफेक्ट में आएगा, यानी कि वो थोड़ा डिविएट हो सकता है. एंड इफ B इक्वल टू जीरो, इम्पैक्ट पैरामीटर जब जीरो होगा तो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल रिबाउंड कर जाएगा. दैट इज केस. ओके, नाउ किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बीच में ही रोकना. ठीक है, नाउ रदरफोर्ड्स प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम. अब रदरफोर्ड का मॉडल कैसा था, उन्होंने कहा कि जो मेरा न्यूक्लियस है ना, जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वो सन की तरह बिहेव कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लैनेट्स की तरह बिहेव कर रहा है, और वो इसकी तरफ चारों तरफ जा रहा है. यानी कि उन्होंने इसको सन, न्यूक्लियस को सन से कंपेयर कर दिया और इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से, और कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ जाएगा. सो रदरफोर्ड के प्लैनेटरी मॉडल को अगर तुम देखोगे तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, क्योंकि वहां से भी तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टोटल एनर्जी विथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो सबसे पहले तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ अलग से पढ़ना नहीं है. एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है. जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक फाइनाइट सेपरेशन पे होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो होगा. पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखोगे, K इंटू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव साइन दोगे क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय R. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी, सिंस उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन प्लैनेट की तरह न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होगा, है ना, हाफ
एन इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर। अब वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखो प्लैनेट जब सन के अराउंड घूमता है तो वहां पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो घूमता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जाएगा, यानी कि ये सर्कल में जा रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज के क्यू न्यूक्लियस q electron by r square, and this will be equal to mv square by r. So यहां से तुम क्या निकाल लोगे? v स्क्वायर, और v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर ध्यान से देखो तो v स्क्वायर होगा तुम्हारा, एक r कट जाएगा, k q n q e बाई एम आर, ठीक है, यही है ना वी स्क्वायर। अब इस वी स्क्वायर को आप यहाँ पुट कर दो, हाफ एम ई, वी स्क्वायर का वैल्यू क्या रखोगे? के क्यू एन क्यू ई बाई एम ई आर, ठीक है, एम ई कट जाएगा। सो कितना हुआ? के क्यू एन क्यू ई बाई 2r। अगर तुम ध्यान से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होगा। आप ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना, डबल मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, और दोनों को ऐड करोगे तो माइनस के क्यू एन क्यू ई, दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, डिवाइडेड बाई 2r, इतना आएगा, है ना। सो अगर इन तीनों के रिलेशन को तुम ध्यान से देखो तो काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आया? k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा गया है, तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी इज दिस मच, टोटल एनर्जी इज दिस मच, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज दिस मच। सो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है ना। और तुम्हारा जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के हाफ है। रिलेशन समझ में आ गया? ठीक है, दिस इज रिलेशन। डन? एवरीवन क्लियर? ठीक है, सो इसको ध्यान से तुम लोग देख लेना। नाउ रदरफोर्ड मॉडल का लिमिटेशन क्या था? उनका लिमिटेशन ये था कि वो इलेक्ट्रॉन के स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए, ठीक है। और उन्होंने ये नहीं बताया कि क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर होता नहीं है, दैट इज ओनली ट्रू विथ हाइड्रोजन, और सारे हायर एटम्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन रहेगा कैसे, वो बता नहीं पाए, और वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी डिफाइन नहीं कर पाए। सो दिस वाज द लिमिटेशन। नाउ these are the things, okay, so remember it. now वोर का मॉडल अगर पढ़ोगे तो वोर ने ये कहा, उन्होंने सबसे पहले बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रहेगा, ठीक है, और एक स्टेबल ऑर्बिट में रहेगा। जैसे पहला जो इनका रदरफोर्ड का जो पहला लिमिटेशन है ना, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन नहीं कर पाए। यहाँ से शायद तुम्हें वर्ड्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। सो एक्चुअली उन्होंने क्या कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। और हमने क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ा है कि अगर कोई भी चार्ज, जैसे देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और ये सर्कल में जा रहा है, सर्कल में जाने का मतलब उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता कैसे है? चार्ज के एक्सेलरेटेड चार्ज से। जब चार्ज ऑक्सीलेशन में होता है, यानी कि ऑक्सीलेशन में चार्ज है मतलब वो एक्सेलरेटेड है, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, और अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसकी खुद की एनर्जी घटेगी, क्योंकि अगर तो मेरी एनर्जी घटेगी। सो इसकी एनर्जी अगर घटेगी तो ये बड़े ऑर्बिट में नहीं घूम पाएगा, धीरे 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 वो कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि वो डाई आउट कर जाएगा, जो कि नहीं होता है। सो वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में स्टेबल कैसे रह पाएगा, दैट वाज लिमिटेशन। तो वोर ने कहा कि वो एक स्टेबल ऑर्बिट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद उनका सेकेंड पोस्टुलेट तुम लोग को पता है, कोई भी ऑर्बिट में अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट ले लो, दूसरा या nth ऑर्बिट ले लो, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सो nh बाई 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? r क्रॉस mv। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर v ऐसे ले लो तो r क्रॉस mv, यानी कि
एम वी एन, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, रेडियस इन nth ऑर्बिट। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से ही हम लोगों को स्पेक्ट्रा पढ़ना होगा। So electron might make a transition from one of its specified non-radiating orbit to another of lower energy। कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हमने टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का देखा, समथिंग नेगेटिव है ना। सो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है, यहाँ से यहाँ जंप करता है, बाहर वाले घर से एक अंदर वाले घर में जाता है, तो इस दौरान जब वो जंप करेगा तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, और जो चेंज इन एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में एमिट होगा। दैट इज योर थर्ड पोस्टुलेट। ओके, उसको हम आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पे देखो, एक लोअर हायर एनर्जी स्टेट है, उससे लोअर एनर्जी स्टेट में वो आकर गिर रहा है, तो अगर वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ठीक, इसको आगे और देखेंगे। अब देखो यहाँ से ये सब फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। रेडियस, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। सो रेडियस का फॉर्मूला तो बेसिकली ये आता है, लेकिन ये तुम्हें याद नहीं रखना है। तुम्हें याद ये रखना है कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, 0.53 एंगस्ट्रम होगा। ठीक है, तो nth ऑर्बिट का रेडियस क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये इन सब का वैल्यू जब हमने रखा तभी तो ये आया है ना। सो एन अगर चेंज करेगा तो ऑर्बिट का रेडियस चेंज करेगा, यानी कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.53 सारे कांस्टेंट का वैल्यू इनटू n स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, एंगस्ट्रम में, ये याद रखना। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे है, वो हर फॉर्मूला के लिए एप्लीकेबल होगा, कि अगर तुमसे पूछता है हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट का रेडियस, ठीक है, सपोज करो हाइड्रोजन लाइक मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके पास हाइड्रोजन के इतना इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है ना। सो He+ अगर करो तो He+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। सो ये हाइड्रोजन लाइक हो गया, डन। अगर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए अगर तुम्हें रेडियस, nth रेडियस का वैल्यू निकालना है तो कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। सो उसके लिए Rn का वैल्यू लिखोगे 0.53 इंटू n स्क्वायर तो लिखोगे, लेकिन एक चीज और ऐड होगा, दैट इज इस एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे तुम लोगों को साफ साफ बता दूं, कहीं भी जो भी फॉर्मूला तुमने डिराइव किया है, जहां पे भी ई स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे देखो ये ई स्क्वायर का टर्म है, ई स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर अटैच्ड होता है। यहाँ पे इस फॉर्मूला में इसको नहीं लिखा है क्योंकि वो हाइड्रोजन के लिए डिराइव किया था, तो जेड का वैल्यू 1 हो गया था। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक के लिए करेंगे तो ये जेड स्क्वायर का टर्म यहाँ रहेगा। तो कोई भी फॉर्मूला में इससे रिलेटेड जहां भी ई स्क्वायर है, सॉरी ई स्क्वायर के साथ अगर ई का स्क्वायर है तो जेड का पावर 1 ही होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, ई स्क्वायर है तो जेड का पावर 1, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे आएगा जेड, ये याद रखना है। ठीक है, सो हाइड्रोजन लाइक के लिए इंटू जेड हो जाएगा। अब आगे देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट का, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो सारे n का वैल्यू 1 रखो, सारे कांस्टेंट का वैल्यू रखो, वो इतना आएगा। तो nth ऑर्बिट का वेलोसिटी कितना होगा, 1/n इंटू कांस्टेंट का वैल्यू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन लाइक के लिए लिखना है, हाइड्रोजन लाइक के लिए लिखना है, तो देखो ई स्क्वायर कहाँ पे है, ऊपर है, ई स्क्वायर के साथ क्या आएगा, जेड। सो फॉर्मूला हो जाएगा Z/n इंटू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। उसके बाद अगर एनर्जी की बात करो तो एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करके ये आता है, ई का पावर 4 है तो यहाँ पे जेड का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, ई का पावर 4 है तो जेड का स्क्वायर रहा होगा। अब देखो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी, इतनी होगी। डन। अगर मुझे nth ऑर्बिट का है ये, और ये भी nth ऑर्बिट का है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इनका वैल्यू 1 रखोगे। अगर हाइड्रोजन लाइक के लिए निकालना है तो क्या करोगे,
-13.6, यहाँ पे जेड का स्क्वायर, सो जेड का स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिंपल. सो दिस आर द फॉर्मूलाज एंड दिस इज हाउ यू विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड. कल के क्लास में व्हाट आई विल डू, अभी देखो हमने ऑर्बिट्स तक तो पहुंच गए हम लोग. अब हमें क्या पढ़ना है, इसके आगे होगा तुम्हारा स्पेक्ट्रा ही स्टार्ट होगा. एनर्जी लेवल्स को देखेंगे, उसके बाद स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन पूछा है, सो वो देखना जरूरी है. वो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 या 15 मिनट में. उसके बाद वी विल डू क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इटसेल्फ कल के क्लास में. और कल के क्लास के बाद तो तुम लोगों का प्री बोर्ड स्टार्ट होगा, सो दे वोंट बी क्लासेस फॉर सम डेज. बट आफ्टर दैट इफ यू पीपल सपोर्ट एंड इफ यू people feel like having, so we will be having classes from 23 or 4 again. So पहले तो कल मिलते हैं, उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है. चलो बाय बाय. एनीवन हैविंग एनी डाउट और इफ एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, कुछ भी है दिक्कत तो बताओ. किसी को कोई तकलीफ